तो अब हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा विब्रियो के अंदर आता है। ग्राम नेगेटिव बेसलाई कर्व्ड कॉमा शेप्ड होते हैं विब्रियो। पहले तो इनका क्लासिफिकेशन सॉल्ट के रिक्वायरमेंट में कर लेते हैं कि सॉल्ट कितना चाहिए क्या। तो नॉन हेलोफिलिक और हेलोफिलिक। हेलोफिलिक मतलब सॉल्ट लविंग, तो नॉन हेलोफिलिक हैं ये विदाउट शुगर भी ग्रो विदाउट सॉल्ट ग्रो कर जाते हैं, और हेलोफिलिक जो हैं वो इनके एब्सेंस में ग्रो नहीं कर पाते सॉल्ट के एब्सेंस में। तब भी नॉन हेलोफिलिक को 1% सॉल्ट चाहिए होता है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, और हेलोफिलिक 10% तक टॉलरेट कर लेते हैं। नॉन हेलोफिलिक में विब्रियो कॉलेरा आता है और हेलोफिलिक में आता है अपना विब्रियो पैराहिमोलिटिकस। ठीक है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्लासिफिकेशन है, गार्डनर वेंकटरमन क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, विब्रियो को सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया, विब्रियो कॉलेरा और अदर विब्रियो स्पीसीज। ठीक है, फिर उनके कुछ सीरो ग्रुप्स हैं, O1, O139 और अदर देन O1, O139। मतलब कि O1 और O139 है ना, वो पैथोजेनिक होते तो उनको अलग रख दिया, बाकी जन को अलग कर दिया। ठीक है, फिर O1 के कुछ बायोटाइप्स भी होते हैं, क्लासिकल और एल्टोर, और फिर फर्दर सीरो टाइप्स होते हैं, ओगावा, इनावा, हिकोजिमा। तो कभी कभी ये क्लासिकल बायोटाइप और एल्टोर बायोटाइप के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है कि इनमें डिफरेंस बताओ 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो अपन ये करते हैं। तो कम से कम 4 तो याद होने चाहिए। बीटा हेमोलिसिस ऑन सी ब्लड अगर में नेगेटिव देता है क्लासिकल, वो पॉजिटिव देता है। चेक एरिथ्रोसाइट एग्लूटिनेशन में क्लासिकल बायोटाइप नेगेटिव देता है। पॉलीमिक्सिन बी ससेप्टेबल, पॉलीमिक्सिन बी के लिए ससेप्टेबल होता है क्लासिकल, और ये रेजिस्टेंट होता है। फिर ये ग्रुप 4 और फेज़ 5 ये सब जो है ये दोनों, तो ग्रुप 5 के लिए ससेप्टेबल है क्लासिकल, और फेज़ 5 के लिए रेजिस्टेंट है। फिर ये वीपी टेस्ट करके कुछ होता है, इसके लिए क्लासिकल नेगेटिव है और एल्टो जो है पॉजिटिव। कॉलेरा जीन जो है इसमें कॉलेरा टॉक्सिक जीन वो CTX1 और CTX2। तो ये कर लेना ये वाला याद। वीपी टेस्ट है ये भी नेगेटिव, और कॉलेरा टॉक्सिन जीन है CT1 है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये CTX2, ये वैसे याद कर लेना। फिर से एक बार देखते हैं कि देखो सीरो ग्रुप कौन सा होता है, O1, O139। तो पहले सीरो आएगा, सीरो ग्रुप आएगा, फिर बायोटाइप्स आएगा, फिर सीरो टाइप्स। तो एंड में बायोटाइप्स होते हैं, और सीरो टाइप्स और सीरो ग्रुप साथ में नहीं आएंगे, तो सीरो ग्रुप्स, बायोटाइप्स और सीरो टाइप्स। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट आते हैं पैथोजेनेसिस में। O1, O139 जो है वो कॉलेरा टॉक्सिन बनाते हैं और कॉलेरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेक्शन से होता है। ठीक है, इन्फेक्टिव डोज जो है इसकी ज़्यादा होती है, 10⁸ बेसिलाई होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है एसिड लेवाइल होते हैं, और गैस्ट्रिक बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। फिर फैक्टर प्रमोटिंग ट्रांसमिशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांसमिशन को प्रमोट करेंगे, जो भी चीज़ें गैस्ट्रिक एक्टिविटी को कम करेंगे वो सब फैक्टर को, इन सबको प्रमोट करेंगे कॉलेरा को। जैसे कि हाइपरक्लोराइडिया बाई एंटासिड वो HCl कम करेगा अपने स्टमक में, तो ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस होगा H. pylori इन्फेक्शन। फिर H. pylori मतलब सॉरी कॉलेरा। ठीक है, फिर प्रोटेक्टिव लेयर को क्रॉस करने के लिए क्या क्या इसमें ऐसे फीचर हैं, जैसे कि हाईली एक्टिव मोटिलिटी है इसकी, म्यूसिनेस प्रोड्यूस करता है, प्रोटीएस प्रोड्यूस करता है, जो कि वहाँ डिग्रेड कर देगा म्यूकस को, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर म्यूकस को क्रॉस कर जाएगा, है ना। फिर एपिथेलियल के पास जाएगा उसके गैस्ट्रिक के, तो वहाँ पर एडेशन और कॉलोनाइजेशन होगा। तो द नेक्स्ट स्टेप इन पैथोजेनेसिस इट्स adhesion to the intestinal epithelium which facilitated by special type 4 fimbri toxin co-regulated pilus। TCP जो है वो मदद करता है एडेशन और कॉलोनाइजेशन में। अब चिपक गया वहाँ जाके, कॉलोनाइजेशन हो गया, वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है वहाँ पर जाके बैक्टीरिया। अब वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉलेरा टॉक्सिन। कॉलेरा टॉक्सिन एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंट टॉक्सिन है, और ये हीट लेवाइल टॉक्सिन ऑफ E. coli से भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फिर आते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले जो कॉलेरा टॉक्सिन है उसके 2 फ्रेगमेंट होते हैं, A और B। ठीक है, तो जो B वाला है वो बाइंड कराता है गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर से, और A का इंटरनलाइजेशन करेगा, A को अंदर घुसाएगा। देखो फ्रेगमेंट B इज बाइंडिंग फ्रेगमेंट, बाइंड्स टू GM1 गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम फॉलोइंग विच A फ्रेगमेंट इंटरनलाइज्ड। तो B जो है उसको अटैच करवाता है, और A को अंदर करवाता है, इंटरनलाइज्ड कराता है। ठीक है, फिर A क्या होगा, A इज एक्टिव फ्रेगमेंट होता है, B बाइंडिंग फ्रेगमेंट था, A एक्टिव फ्रेगमेंट है। क्या करेगा, ADP राइबोसाइलेशन कराएगा G प्रोटीन का, और किसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा, एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ाएगा। तो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ाएगा ADP का राइबोसाइलेशन करा के, जिससे कि CAMP का अमाउंट बढ़ जाएगा। CMP बढ़ेगा, रिजल्ट इन द इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ CAMP। ठीक है, CMP करता क्या है, एक तो इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्टिवेट सिक्रेशन ऑफ Cl-। तो अब क्या होगा कि ये क्या करेगा कि सोडियम को अंदर नहीं आने देगा, वो क्लोरीन को सीक्रेट करेगा, तो NaCl ज़्यादा हो जाएगा ल्यूमेन में। अब यही होता है, जैसे जहाँ जहाँ सॉल्यूट जाता है वहाँ वाटर जाता है, तो वाटर मूव्स पैसिवली इनटू द बॉवेल ल्यूमेन, तो इससे क्या हो जाएगा, वाटरी डायरिया हो जाएगा। इससे वही सोडियम और क्लोरीन का लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाएगा, तो शॉक में चला जाएगा पेशेंट। बाइकार्बोनेट का लॉस होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा, इजी डायग्राम है। यहाँ से CMP बढ़ा देना, यहाँ Cl- निकलवा देना, सोडियम को अंदर मत आने देना, Na+ और Cl- को ल्यूमेन में ज़्यादा कर देना, और डायरिया करा देना। ठीक है,
फिर जीन जो होता है अपन ने देखा था CTX जीन होता है कॉलरा टॉक्सिन के लिए फेज कोडेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है। पेनलेस वाटरी डायरिया होता है, राइस वाटर स्टूल होगा, ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर क्लिनिकल क्वेश्चन आता है तो बोल देगा राइस वाटर स्टूल मिल रहा और भी सिम्टम्स है तो अपन पहचान जाएंगे कॉलरा की बात कर। द स्टूल इज टिपिकली नॉन बिलियस, स्लाइटली क्लाउडी एंड वाटरी विथ म्यूकस फ्लेक्स एंड अ फिसी इनऑफेंसिव ऑडर, है ना। तो ये सब फीचर हैं इसके राइस वाटर स्टूल के। और इट ऑफन रिसेंबल द वाटर इन विच राइस हैज़ बीन वॉश्ड, तो वही उसके राइस वाटर जो राइस को धोते हैं उस टाइम में जो वाटर निकलता है उसके जैसे वो रिसेंबल करता है। फिर वॉमिटिंग में भी प्रेजेंट बट फीवर इज यूजुअली एब्सेंट, वॉमिटिंग प्रेजेंट होगी पर फीवर एब्सेंट होगा। मसल क्रैम्स में ऑकर ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो मसल क्रैम्प भी हो सकते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड लॉस विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बॉडी वेट। अब मतलब ये कहने का कि जितना ज़्यादा फ्लूइड का लॉस होगा उतने ज़्यादा खतरनाक मैनिफेस्टेशन आएंगे और उसको अपन से रेगुलेट कर, जैसे कि 5% से कम है फ्लूइड का लॉस तो थर्स्ट बढ़ेगी तो अपन नॉर्मल वाटर ले लेंगे। फिर उसके बाद एट 5 to 10% का फ्लूइड लॉस होगा तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन, वीकनेस, टैकीकार्डिया, डिक्रीज डिस्क टर्जर, ये सब होगा तो अपन को ORS देना पड़ेगा। फिर 10% से ज़्यादा लॉस हो चुका है तो रीनल फेलियर, फ्लूइड लॉस रिजल्ट इन ओलिगोयूरिया, वीक और एब्सेंट पल्सेस, संकन आइज, संकन फ्रंटेनल्स इन इन्फेंट्स, रिंकल्ड सोमेलसेंस एंड कोमा। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इधर 5% से कम होगा तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, 5 से 10% में और सिम्टम्स आते हैं और 10% में अब 10% ज़्यादा होता है तो सीवियर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो ये अपन खुद से भी लिख सकते हैं। फिर आता है लैब डायग्नोसिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्पेसिमेन कौन सा लेते हैं, एक तो रेक्टल स्वैब और वाटरी स्टूल लेते हैं। तो रेक्टल स्वैब जो है वो स्पेसिमेन ऑफ चॉइस है। फिर ट्रांसपोर्ट मीडियम में अपना VR मीडियम हो गया, वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडियम, और एल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम और कैरी ब्लेयर मीडियम। ये दोनों तो सुने होंगे, वेंकट रमन और कैरी ब्लेयर, ये याद कर लेना। फिर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स कॉमा शेप्ड अरेंज इन पैरेलल रोज, ऐसा लगता है कि फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस लगेगा, ठीक है। मोटिलिटी इसकी भाई कैरेक्टरिस्टिक होती है, डार्टिंग मोटिलिटी होती है, ठीक है। और किससे टेस्ट करेंगे, हैंगिंग ड्रॉप मेथड से। तो दो चीज़ करते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में, ग्राम स्टेनिंग और मोटिलिटी। फिर नेक्स्ट आता है अपना कल्चर। कल्चर में विब्रियो कॉलरा जो है वो स्ट्रॉन्गली एरोबिक है और नॉन फेस्टिडियस है तो कोई भी स्पेशल इसको मीडिया नहीं लगेगा, ग्रो कर जाएगा ऐसे नॉर्मल में। एनरिचमेंट ब्रॉथ में आते हैं तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर आता है और दूसरा है मंसोर्स टोरोक्लोराइड टेलुराइड पेप्टोन वाटर, ठीक है। ये थोड़ा टफ नाम है पर एक दो बार में याद हो जाएगा, बोलोगे बार बार। फिर सेलेक्टिव मीडिया में एक तो TCBS है, इट कंटेन थायोसल्फेट सिट्रेट बाइसॉल्ट सुक्रोज, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। और विब्रियो कॉलराई जो है TCBS में सुक्रोज को फर्मेंट करता है और येलो कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। देखो इधर पर ये येलो कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार, है ना। तो इसमें विब्रियो कॉलराई जो है वो ट्रांसल्यूसेंट ऑयल ड्रॉप कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, ये हो गया BSA बोलते हैं इसको। फिर एक और उसी का जो अपन ने पढ़ा था ऊपर, मॉन्सोर्स जेलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेस टेलुराइट अगार, है ना, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नाम है। तो TCBS एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार और ये मैकॉन्की अगार याद कर लेंगे। तो मैकॉन्की अगार मैं क्या देगा, ट्रांसलेंट एंड पेल देता है पहले, फिर कुछ टाइम बाद पिंक कॉलोनी दे देता है क्योंकि लैक्टोज फर्मेंटेशन हो जाता है, उसका लेट लैक्टोज फर्मेंटर है तो लैक्टोज फर्मेंटिंग होगा तो पिंक कलर की दे देगा कॉलोनी। तो अपने ये दो मीडियम हो गए, एनरिचमेंट मीडियम और सिलेक्टिव मीडियम। फिर अब आते कल्चर मीडियम एंड मोटिलिटी टेस्टिंग। तो ग्राम नेगेटिव सॉल्ट कर्व बेसलाई होता है और हैंगिंग ड्रॉप में डार्टिंग मोटिलिटी तो अपन देख ही चुके। आइडेंटिफिकेशन में ऑटोमेटेड माल्टीटॉफ और वाइटेक होगा। कन्वेंशनल में बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, IUCT से याद करते हैं। इंडोल पॉजिटिव देता है, सिट्रेट वेरिएबल, यूरियस नेगेटिव। और ट्रिपल आयरन शुगर में सुक्रोज फर्मेंटर A/A गैस एब्सेंट होती है ना। ये ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट जो भी है ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल टेस्ट में पढ़ते हैं अपन जनरल में, ठीक है। फिर एक और टेस्ट करते हैं स्ट्रिंग टेस्ट। जब भी कॉलोनी है विब्रियो की उसको मिक्स करते हैं अपन 0.5% सोडियम डिऑक्सीकोलेट से स्लाइड में, तो जो उसका सस्पेंशन बनता है वो थोड़ा म्यूकॉइड होता है, ठीक है। और इसकी टर्बिडिटी चली जाती है ना, जिस वजह से अगर अपन उससे लूप से उठाने की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्ट्रिंग बनती है। देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग टेस्ट। फिर बायोटाइपिंग में दो टाइप के बायोटाइप थे, क्लासिकल और एल्टोर, इसमें तो कुछ नहीं है। फिर सीरोटाइपिंग में आते हैं, पहले सबसे पहले कॉलोनी को सीरोटाइप, जो दो सीरोटाइप हैं O1 O113 और बाकी तो अलग ही हैं। तो O1 के लिए अपन O1 एंटी सीरा डालेंगे, अगर नेगेटिव आता है तो O139 डालेंगे। तो यही दो पैथोजेनिक है, इन्हीं दो के लिए टेस्टिंग करते हैं। फिर आता है सीरोटाइपिंग। तो अगर जो है यहाँ पर O1 एंटी सीरा से एग्लूटिनेटेड हो गया है तो फिर अपन फर्दर चेक करेंगे कौन सा सीरोटाइप है O1 के अंदर भी। तो फिर उसमें एग्लूटिनेशन ओगावा एंटी सीरा डाला, ओगावा एंटी सीरा डाला तो ओगावा सीरोटाइप होगा। इनावा सीरोटाइप इनावा एंटी सीरा डाला तो इनावा सीरोटाइप होगा, मतलब उससे एग्लूटिनेशन दे रहा है अगर। और अगर दोनों से एग्लूटिनेशन दे रहा है तो हिकोजीमा सीरोटाइप होगा। फिर से सुनना कि अगर एग्लूटिनेशन ओगावा एंटी सीरा से दे रहा है तो ओगावा सीरोटाइप होगा। इनावा सीरोटाइप से इनावा एंटी सीरा से एग्लूटिनेशन दे रहा है तो इनावा होगा, और दोनों इनावा और ओगावा एंटी सीरा से एग्लूटिनेशन दे रहा है तो हिकोजीमा होगा, ठीक है।
फिर एंटीजन डिटेक्शन के कॉलरा डिप्स्टिक ऐसे करते हैं मॉलिकुलर मेथड में पीसीआर, वही बायोफायर में ऐसे पूरा ऑटोमेटेड होता है। एंटी माइक्रोबियल सेप्टिक टेस्टिंग करते हैं मिलर हिल्टन अगार से, जो कि डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट से करते हैं अपन, ठीक है। तो ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। फिर ट्रीटमेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ओआरएस, आईवी विथ रिंगरलेक्टेड। एंटीबायोटिक में अपना मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये ट्रीटमेंट तो इजी है। और प्रिवेंशन में यही कि सेफ वाटर मैनेजमेंट करेंगे, सैनिटरी डिस्पोजल, प्रॉपर फूड सैनिटेशन, आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन करें, और जितने भी स्टेप्स हैं ट्रांसमिशन को कम करने के लिए वो सब लें। और वैक्सीन में किल्ड होल्ड वैक्सीन होती है और ओरल लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। तो इसमें देखो कॉलरा में सिर्फ 2 चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट, एक तो पैथोजेनेसिस आ सकती है, अलग से पूछ सकता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस एक चीज़ याद होनी चाहिए, कल्चर कौन सा है, एनरिचमेंट कल्चर कौन सा है, और सिलेक्टिव कल्चर कौन सा है, फिर ये आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, सीरोटाइपिंग, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट। लैब डायग्नोसिस तो अच्छे से कर लेना। तो ठीक है, ये था अपना कॉलरा के बारे में। थैंक यू।